ओके, सो आपने ये देखा होगा कि लैम्ब्डा कॉल बैक या सिंपल कॉल बैक जावा में कोई चीज़ होती है जो कि एक फ़ंक्शन हम कॉल करते हैं और उसके अंदर हम एक अजीब सी चीज़ लिखते हैं और ये कुछ करती है। तो यहाँ पे मैं आपको इस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ये एक्चुअली में क्या है, ये क्यों बहुत सिंपल है समझने के लिए और इसका क्या फ़ायदा होता है। ओके, सो ये हमारा एक सिंपल जावा का प्रोजेक्ट है। ये हमारा मेन फंक्शन है और इसमें से हम ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अब ये तो हमें पता है कि प्रोग्राम लीनियरली एग्जीक्यूट होता है, यानी कि पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये और उसके बाद ये। अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये प्रिंट करेगा 1 2, फिर 3 4 और फिर 5 6। ये देखें 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इन दो लाइन्स को स्विच कर लूँ तो अभी चूंकि एक प्रोग्राम लीनियरली एग्जीक्यूट होता है तो इन दो को रन करने के बाद इसको पहले रन करेगा। तो अब ये प्रिंट करेगा 1 2 5 6 एंड 3 4। ये देखें 1 2 5 6 एंड 3 4। अब ये करते हैं कि एक अलग से क्लास बनाते हैं किसी भी नाम से, लेट्स से अल्फ़ाबेट्स, और उसके अंदर एक फंक्शन है जो कि कुछ और चीज़ें प्रिंट कर रहा है। अब वापस हम अगर मेन में जाएं और अपने उस प्रोग्राम में नंबर्स के आगे हम अल्फ़ाबेट्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और ये फंक्शन कॉल कर दें उसका, तो ये ऑब्वियसली लीनियरली एग्जीक्यूट होने की वजह से ये अब प्रिंट करेगा 1 2 5 6 3 4 और उसके बाद इस फंक्शन को कॉल करेगा। ये फंक्शन पहले नहीं कॉल हो रहा, ये फंक्शन सबसे एंड पे कॉल हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन हमने सबसे एंड पर लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो कुछ ऐसी चीज़ बनेगी 1 2 5 6 3 4 ABCD। अब यहाँ पर देखें मैंने एक और फंक्शन क्रिएट किया है जो कि अल्फ़ाबेट्स के ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है एज अ पैरामीटर और वो फिर कुछ नंबर्स प्रिंट करने के बाद जो आप उनको पैरामीटर में चीज़ रिसीव हुई थी उसका एक फंक्शन कॉल कर लेता है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ प्रिंट करेगी, ऊपर मेन में अगर आप हम आए तो मैंने 1 2 5 6 3 4 के बाद क्रिएट किया अल्फ़ाबेट्स का ऑब्जेक्ट और उसके बाद मैंने ये फंक्शन कॉल कर लिया और उसमें मैंने ये ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास कर दिया। अब चूँकि अल्फ़ाबेट्स का जो फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर से वो मैं सबसे लास्ट में कॉल कर रहा हूँ, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा 1 2 5 6 3 4 7 8 एंड देन ABCD। ठीक है, अगर मैं इसको उठा के ऊपर कर लूँगा तो ऑब्वियसली लीनियर होने की वजह से वो पहले ABCD को प्रिंट करेगा और उसके बाद फिर 7 8 को प्रिंट करेगा। अभी अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें 1 2 5 6 3 4 7 8 ABCD। अब ये वाला पूरा पार्ट जो है ये इस लास्ट फंक्शन ने प्रिंट किया 7 8 और उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ और इस फंक्शन में हमने क्या लिखा हुआ है, प्रिंट करें ABCD, तो इसने ABCD को अलग अलग लाइन में प्रिंट कर दिया। अब अल्फ़ाबेट्स एक क्लास थी, जो काम हमने अल्फ़ाबेट्स के साथ किया है कि हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाकर एक फ़ंक्शन में पास किया और फिर उस फंक्शन ने उस ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई फंक्शन कॉल किया। ये वाला काम हम इंटरफेस के साथ भी तो कर सकते हैं, यानी कि अगर लेट सपोज मैं क्रिएट करता हूँ एक इंटरफेस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और उसके अंदर एक फ़ंक्शन है जो कि एम्प्टी है, तो लेट्स से कि हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को इंटरफेस को एक इम्प्लीमेंट करते हैं किसी एक क्लास से, तो हम एक नई क्लास बनाते हैं प्लैनेट्स और हमने इम्प्लीमेंट कर दिया उसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट से और ज़ाहिर है उसका फिर फंक्शन हमें इम्प्लीमेंट करना था, ओवरराइड करना था, तो हमने उसको ओवरराइड कर दिया, उसके अंदर हमने कुछ और चीज़ लिख दी। एग्जैक्टली उसी तरह ही जिस तरह से हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स पास कर रहे थे, इसी तरह से अब हम अल्फ़ाबेट्स की जगह पे अगर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स पास करना शुरू कर लें और उसका फंक्शन कॉल करें तो उसके फंक्शन के अंदर की चीज़ें कॉल होना शुरू हो जाएंगी। अब अगर आप देखें मैंने इस फंक्शन को चेंज कर दिया कि ये अल्फ़ाबेट्स की बजाय सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट रिसीव करे, तो अब मैंने यहाँ पर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया प्लैनेट्स वाली क्लास के थ्रू और मैंने ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया अपने इसी फंक्शन में। इसका मुझे नाम भी चेंज करने था चाहिए था वैसे, लेकिन चले अब फ़िलहाल ऐसे ही सही। अब जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो चूँकि हमें जो ऑब्जेक्ट मिला है वो प्लैनेट्स का मिला है, तो उस प्लैनेट्स के अंदर का ये फंक्शन कॉल होगा
जो कि ये है। और अब ये क्या प्रिंट करेगा, 1 2 5 6 3 4 7 8 एंड देन मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अब देखते हैं, 1 2 5 6 3 4 7 8 मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है। अब आप लोगों को इस बात का भी आइडिया होगा कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स भी एक चीज़ होती है जावा में, यानी कि आपको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग से प्लैनेट्स की फ़ाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी प्रोग्राम में रहते हुए, किसी फंक्शन में रहते हुए ही आप लिख के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एनोनिमस ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये हमने क्रिएट किया है एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर पहले लिखा हुआ था न्यू प्लैनेट्स, उसको हमने रिप्लेस कर दिया न्यू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। अब चूंकि ये न्यू ऑब्जेक्ट बना है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की क्लास के इंटरफेस का, तो इसको ज़ाहिर है प्रिंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना होगा, क्योंकि इसको तो नहीं पता कि इसके अंदर क्या लिखना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो ये एम्प्टी है। तो अब हमने कोड के अंदर ही रहते हुए विदाउट क्रिएटिंग अनदर क्लास हमने यहाँ पर उसका वो फंक्शन इम्प्लीमेंट कर दिया। ये तरीका होता है एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का। तो अब ये ऑब्जेक्ट हम जब पास करेंगे इस फंक्शन में, तो इसकी आउटपुट डिफरेंट हो जाएगी। पहले ये प्रिंट कर रहा था 7 8 के बाद प्लैनेट्स के नाम, अब ये प्रिंट करेगा 7 8 के बाद इन स्टार्स के नाम। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देखेंगे कि ये इसने 7 और 8 के बाद स्टार्स के नाम को प्रिंट कर दिया। ये बेसिकली सबसे सिंपल फॉर्म है कॉल बैक की, कि आपने एक फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट पास किया जिसने कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के अंदर को कॉल किया, और उसकी वजह से आपको जो कोड आपने यहाँ पर लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। अब आप देखेंगे कि हमने ओरिजिनली ये कहा था कि प्रोजेक्ट के प्रोग्राम लीनियरली एग्जीक्यूट होता है। तो 1 2 5 6 3 4 और उसके बाद असूलन तो ये चीज़ आती है, क्योंकि लाइन नंबर 9 पे ये है और लाइन नंबर 14 पे ये है, और ये चीज़ लाइन नंबर 19 पे है। ठीक, लेकिन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये वाला पार्ट हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है रन टाइम पे, और ये तब एग्जीक्यूट होगा जब इसका ये वाला स्पेसिफिक फंक्शन एक्चुअली में कॉल किया जाएगा। और चूंकि हम यहाँ पर इसको कॉल नहीं कर रहे, तो इसलिए ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा। ये ऑब्जेक्ट हम इस फंक्शन में पास कर रहे हैं और इस फंक्शन के अंदर से इसका ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, जिस वजह से 7 और 8 के प्रिंट करने के बाद वो इसको कॉल करेगा। तो ये है एक बहुत बेसिक फॉर्म का कॉल बैक। अब जावा वालों ने देखा कि कॉल बैक जब क्रिएट किया जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि बॉयलर प्लेटर के तौर पे आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मुझे इसका नाम फिर से लिखना पड़ रहा है, मुझे एक इंडेंटेशन यहाँ पर देनी पड़ रही है बिला वजह की, और उसके बाद ये पार्ट है जो कि मेरा ओरिजिनल कोड आ रहा है, तो यहाँ पर 2 इंडेंटेशन के बाद ओरिजिनल कोड आ रहा है। तो अब इमेजिन करें कि हमें 1 2 3 डिफरेंट कॉल बैक्स क्रिएट करनी पड़ी, तो आपका सारा कोड आहिस्ता आहिस्ता करके आगे आगे शिफ्ट होता जाएगा, तो जो कि आपके कोड की रीडेबिलिटी को ख़राब करता है। तो इस वजह से जावा वालों ने इसके सिंटैक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की, और उन्होंने ये किया कि अगर कोई ऐसा इंटरफेस हो जिसके अंदर सिर्फ एक फंक्शन मौजूद हो और उस इंटरफेस को आप एनोनिमस ऑब्जेक्ट करके क्रिएट करें, जिस तरह के हमने यहाँ पे किया, तो उसको आप लैम्डा के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे भी देखें अगर, तो ये आपको इसको ग्रे आउट करके दिखा रहा है कि यार ये एनोनिमस न्यू ऑब्जेक्ट है, और इसको आप लैम्डा से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट इसके कहने पे भी लैम्डा से रिप्लेस करके देख सकते हैं कि इसकी क्या शक्ल बनती है। तो अब देखें ये इस तरह से हो गया। अब ये सिंटैक्स है जो कि कुछ ट्राइज़ के बाद आपको खुद ही याद हो जाएगा कि ये किस तरह से लिखा जाता है, लेकिन अगर ना भी हो तो आपको ये ऑटोमेटिकली कर देता है कि एम्प्टी ब्रैकेट्स क्यों हैं, क्योंकि जो ये फंक्शन था, ये फंक्शन
इसको किसी भी पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसने इसको एम्प्टी ब्रैकेट्स के साथ बनाया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि अगर इसमें पैरामीटर हो तो इसकी शक्ल ये कैसे बनाएगा। फर्दर मोर फिर इसने वो बीच में से जो एक एक्स्ट्रा का पार्ट था फंक्शन का नाम लिखा हुआ और एक एक्स्ट्रा की इंडेंटेशन थी, वो इसने रिमूव कर दी और आपका कोड एक स्टेप जो आगे इंडेंट हुआ था वो उधर से वापस आ गया। तो अब ये क्लीनर हो गया है रिलेटिवली, जिस तरह से पहले था उस तरह से नहीं रहा। और इसमें और जो हमने पहले लिखा हुआ था कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह इसने पहले एग्जीक्यूट करते हुए बिहेव किया था, कि ये पहले नंबर्स को प्रिंट करेगा 1 2 5 6 3 4, फिर 7 8 और उसके बाद स्टार्स के नाम। ये इधर से आ रहे हैं 7 8 और फिर स्टार्स के नाम। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक पैरामीटर पास करें तो वहाँ पे वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो सपोज़ हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर लेते हैं कोई इंट आई। तो सबसे पहले तो हमें ये कह रहे हैं कि यार आपकी जो प्लैनेट्स की क्लास है वो ख़राब हो गई, क्योंकि इसको ज़ाहिर अब यहाँ पे आई की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे भी इंट आई कर लेते हैं ताकि एरर ख़त्म हो जाए। और अगेन दूसरे इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई भी है मेन के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे भी अब आपको यही कह रहे हैं कि यार यहाँ पे आपको आई चाहिए, एक इंट चाहिए बेसिकली। तो यहाँ पे भी हम इंट आई कर दें तो ये इशू ख़त्म हो गया। अब ये इंट जो कि जब यहाँ से पास किया जाएगा, जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी इंट पास करें, लेट्स से 9, तो ये इंट आपको यहाँ पर रिसीव हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये इन स्टार्स के नामों को प्रिंट करने के बाद इस आई को प्रिंट करेगा, और वो कुछ भी हो सकता है, वो 9 भी हो सकता है, वो जो भी आप यहाँ पर पास करना चाहें वो हो सकता है। ये दिखाने का मकसद ये था कि जितने पैरामीटर्स आप उधर ऐड करते जाएंगे इस फंक्शन के अंदर, उतने ही यहाँ पर आपको ऐड करने पड़ेंगे और ये ब्रैकेट फिलअप होती जाएगी। अब लेट्स सपोज यहाँ पे एक इंट अगर यहाँ पर एक और इंट हो तो यहाँ पे फिर आपको कॉमा करके एक इंट और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी तो नहीं है क्योंकि, तो इसलिए आपको एरर दे रहा है। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये स्टार्स के नामों को प्रिंट करने के बाद 9 को प्रिंट करेगा। ये देखें 7 8 अल्फा सेंटोरी बर्नार्ड स्टार लुमान और उसके बाद 9। अब मैंने साथ एक और भी जिक्र किया था कि एक इंटरफेस के अंदर अगर सिर्फ एक फंक्शन हो तो हम लैम्डा वाला काम कर सकते हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे एक और फंक्शन हो तो फिर लैम्डा वाला सिंटेक्स नहीं काम करेगा, फिर आपको ये वैसे ही लिखना पड़ेगा जिस तरह से ओरिजिनली लिखा गया था, क्योंकि अब इसको दो फंक्शन है जिनको केटर करना है। तो ये देखें अब मुझे इसको दोबारा से उसी फॉर्म में लिखना पड़ा जिस तरह से मैंने इसको पहले लिखा था, कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा और फंक्शन जो दूसरा फंक्शन का मैंने नाम रखा था, अगर आप देखें उसका नाम ही मैंने फंक्शन रखा था, उसको अलग से इम्प्लीमेंट करना पड़ा। और करंटली ये यहाँ पर एरर सा इसलिए दे रहा है क्योंकि प्लैनेट्स स्टिल एक ही को ओवरराइड कर रहा है। तो हम इसमें भी फंक्शन ऐड कर दें तो ये एरर ख़त्म हो जाएगा। अब ये फंक्शन चूँकि हम कहीं से कॉल नहीं कर रहे तो ये चीज़ कभी भी प्रिंट नहीं होगी। अगर आप देखें यहाँ पर हमने सिर्फ प्रिंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वाला फंक्शन कॉल किया हुआ, ऑल्दो कि ये फंक्शन या ये लाइन लीनियरली इसके बाद मौजूद है और ये चीज़ इसके भी बाद मौजूद है, मगर द अदर फंक्शन चीज़ कभी भी नहीं कंसोल पर लिखी जाएगी क्योंकि ये फंक्शन कोई कॉल नहीं कर रहा। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो ये उसी तरह से प्रिंट करेगा जिस तरह से इसने पहले प्रिंट किया था। फ़र्क सिर्फ ये है कि अब लैम्डा वापस रिप्लेस हो चुका है नॉर्मल ऑब्जेक्ट से, एनोनिमस ऑब्जेक्ट से, और उसका चूँकि सिर्फ एक फंक्शन कॉल हो रहा है तो ये एक चीज़ प्रिंट हो जाएगी। ये सब दिखाने का मकसद ये था कि अगर इंटरफेस में एक से ज़्यादा फंक्शंस मौजूद हों तो फिर लैम्डा वाला सिंटेक्स नहीं यूज़ किया जा सकता। अच्छा, अब मैं इसको वापस अपनी ओरिजिनल हालत में ले आया हूँ। अब इंटरफेस में एक ही फंक्शन है और यहाँ पर लैम्डा वाला सिंटेक्स आ गया। अब यहाँ पर एक आखिरी बात बताना ज़रूरी है, वो ये कि
एनोनिमस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का फ़ायदा एक और ये होता है कि जिस क्लास के अंदर एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है ना, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दिया जाता है, चाहे आप उसको पास करें या ना करें। अब यहाँ पर हमने सिर्फ इंटीजर पास किया है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेन का ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट जावा के थ्रू मौजूद है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि आप यहाँ पे रहते हुए ये सब फंक्शंस कॉल कर सकते हैं जो कि मेन के फंक्शंस हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिखूँ तो यहाँ पर प्रिंट वाले तीनों फंक्शंस वो हमें डिस्प्ले करवा रहा है, और ये एक काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ है क्योंकि आप किसी और क्लास के अंदर रहते हुए ये काम नहीं कर सकते। जैसे कि हमने जो काम पहले किया था प्लैनेट्स के साथ, ये हमने एक अलग क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर इस क्लास को उसको हमने इम्प्लीमेंट किया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के साथ और इसका फंक्शन इम्प्लीमेंट किया। लेकिन यहाँ पे रहते हुए आप वो वाले प्रिंट फंक्शंस नहीं कॉल कर सकते जो कि मेन के थे। अगर आपको वो कॉल करने हैं तो आपको फिर यहाँ पर समहाउ उसका इंस्टेंस खुद से भेजना है। लेकिन एनोनिमस अगर आप क्लास क्रिएट करें जैसे हमने यहाँ पर की है, एनोनिमस ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करें जैसे हमने यहाँ पर किया है, तो यहाँ पे हमारे पास इन प्रिंट्स के बाद हम वो फंक्शंस भी कॉल कर सकते हैं जो कि मेन के अपने फंक्शंस हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि पता होनी चाहिए एनोनिमस क्लासेस के बारे में। अब अगर हम इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें तो ये 1 2 5 6 3 4, उसके बाद ये लाइन, और इस लाइन में अगर हम देखें तो 7 8 प्रिंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी कि ये फंक्शन, अल्फा सेंटोरी, बर्नार्ड स्टार, लूमैन 9, उसके बाद अगेन 3 4, ये यूं काम करेगा। ये देखें 9 के बाद इसने 3 4 को दोबारा से प्रिंट किया। यहाँ मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि हमने जैसे यहाँ पे फंक्शन कॉल किया और उसमें एक अलग से वेरिएबल बनाकर ये पूरा ऑब्जेक्ट पास किया है, तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग से वेरिएबल बनाना पड़े। हम इस पूरी चीज़ को यहाँ से निकाल के यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी वैसे ही काम करेगा जिस तरह से ये उस तरह पहले काम कर रहा था। और अमूमन जो आप देखते हैं कॉल बैक्स को, उनकी शक्ल ऐसी ही होती है कि एक फंक्शन है जो कि जिसके अंदर कोई और कोड पास किया जा रहा है। अब होगा क्या कि ये फंक्शन कॉल होगा और फिर ये कोड जिसको पास किया गया है, जब कहा जाएगा कि इस कोड को एग्जीक्यूट किया जाए, उस वक्त वो कोड एग्जीक्यूट होगा और ये इसके साथ फ़ौरन से एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जैसे अगर हम इस फंक्शन में जाएं तो ये हमें वो कोड मिल रहा है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के नाम से, और हम ये कॉल कर रहे हैं 7 और 8 के बाद। तो जब प्रिंट मोर नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स वाला फंक्शन कॉल होगा तो 7 8 प्रिंट करने के बाद वो ये वाला पार्ट कॉल करेगा। सबसे आखिर में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि वो फंक्शन जो कि लैम्डा रिसीव कर रहा है उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर ये इसमें एक इंट हो, ठीक है, तो वो किस तरह काम करेगा, जिस तरह नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हुए काम करते हैं कि आप पहला पैरामीटर इसका देंगे कोई भी एक इंट और दूसरा पैरामीटर आपका होगा वो वाला लैम्डा। इसी तरह यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं, इस लैम्डा से पीछे भी, इस लैम्डा के आगे भी, और वो बिल्कुल नॉर्मल उसी तरह जिस तरह मैं करके दिखाता हूँ कि अगर इसके आगे यूँ हो तो अब ये पैरामीटर पहला हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैरामीटर हो गया दूसरा, और यहाँ पे लगाएंगे एक और कॉमा और यहाँ पे आ जाएगा आपका जे वाला इंट। अब हमने ये तो देख लिया कि लैम्डा कैसे क्रिएट होता है, लेकिन अभी भी इसकी शक्ल ऐसी नहीं बनी जिस तरह की ये थी, और वो सिंपल लग रहा है और ये स्टिल कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने काम एग्जैक्टली सेम किया, लेकिन चूँकि हमारी पैरामीटर्स डिफरेंट हैं इसलिए उसकी शक्ल वैसी नहीं लग रही। अगर हम इसके पैरामीटर्स ठीक कर लें, जैसे कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे परफॉर्म एक्शन वाला जो फंक्शन है उसका सिर्फ एक पैरामीटर है जो कि
लैम्डा फंक्शन है और इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं। तो हम वापस आते हैं इधर और इसमें हम सिर्फ एक पैरामीटर रखते हैं अपना। और दूसरी चीज़ ये कि जो लैम्डा है हमारा वो भी कोई पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट कर रहा, जबकि हमारा लैम्डा एक इंट एक्सेप्ट कर रहा है। तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो अब देखें अगर, तो इसकी शक्ल और उसकी शक्ल कुछ कुछ मिलना जुलना शुरू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे भी फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके बाद एम्प्टी ब्रैकेट्स हैं, लैम्डा यानी कि स्टार्ट हो रहा है और उसके आगे एक सिस्टम आउट है। हमारा भी ऐसा ही है कि एम्प्टी ब्रैकेट से लैम्डा स्टार्ट हो रहा है और सिस्टम आउट है। अब एक चीज़ सिर्फ रह गई कि यहाँ पे हमारी ब्रैकेट है और इनकी ब्रैकेट नहीं है। इसकी तो सिंपल ये वजह है कि इनकी चूँकि सिर्फ एक लाइन है तो इनको ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। हमारी चूँकि मल्टीपल लाइन्स हैं इसलिए हमें वो सारा कुछ ब्रैकेट में डालना पड़ता है। सो ये है बेसिकली लैम्डा का सारा कॉन्सेप्ट, और होपफुली इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि लैम्डा कैसे काम करता है और इसका क्या क्या फ़ायदा है। तो अब यही सारी चीज़ हम कॉटलिन में भी ट्राई करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।